देश में सहकार से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में पहले सहकारी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। रामगढ़ में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की मौत, 3 घायल। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना, अधिकारियों ने किया मुआयना। मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आज निकलेगा नवमी का जुलूस। रांची में घुरती रथ यात्रा कल। भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर में होगी वापसी। और आज और कल जमशेदपुर, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और पलामू समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 जुलाई से बारिश में कमी आने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार ब्राजील में हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील दौरे के क्रम में श्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा वैश्विक नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंचे। यहां पहुंचने पर ब्यूनस आयर्स में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भारत वंशियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। Since we traveled to India, we fell in love with the food, with the people, with the culture, with everything. We wish to come back again, and we are very happy to share with Mr. Prime Minister this moment. India for me is the most important is its people and its culture. But the people are great. I am visual artist. I love to study about arts in India. I'm Bharatanatyam dancer and Odissi dancer too, and I love to study there in Chennai and Odisha. I love to travel there. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं अर्जेंटीना के अंदर, और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो भी बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस समय पर आए। और जाहिर सी बात ये बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना का ये दौरा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे के क्रम में वहां के संसद को संबोधित किया। इससे पहले भी अपने विदेश दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री कई अन्य देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। कूटनीतिक प्रयासों का यह वो अध्याय है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की संसद को संबोधित किया, जिसने विश्व पटल पर भारत की साख को उस बुलंदी पर पहुंचाया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान के साथ ही भारत के उस बढ़ते राजनयिक प्रभाव और सशक्त वैश्विक भूमिका की भी तस्वीर है, जिसकी दुनिया आज साक्षी है। 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। पीएम मोदी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं।
विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं, जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की कवायद शुरू हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता आंदोलन से करीब 40 लाख कार्यकर्ता जुड़े हैं। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारी विकास रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 जुलाई को रांची में आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को कार्य एवं दायित्व निर्वहन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने रांची में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आतिथ्य, आवास और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू ओपी के कर्मा स्थित महुआ टुंगरी में एक खुली खदान के नजदीक अवैध उत्खनन के दौरान आज तड़के चाल धंसने से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कुजू ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन 4 लोगों की मौत का कारण बन गया। महुआ टुंगरी में एक खुली खदान के नजदीक अवैध उत्खनन के दौरान आज तड़के चाल धंसने से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया और परिजनों ने परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। मेरा पिताजी बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं सरकार से और यहाँ का जो सीसीएल प्रबंधन है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा क्षति हुआ है उसी अनुसार से मेरा इसका मुआवजा मिलना चाहिए। आज सुबह लगभग 5 बजे
कर्मा परियोजना भैंस के अंदर में चाल धंसने से 4 लोग का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हम इस पीड़ित परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम इन लोगों के साथ दुख के घड़ी में खड़ा है। हादसे की सूचना पर एसडीएम अनुराग तिवारी ने घटना स्थल का मुआयना किया और बताया कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया यह अवैध उत्खनन का मामला है। यह सीसीएल का माइंस लीज एरिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर में एक घटना घटने की सूचना मिली है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं घटना स्थल पर। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद फिर बताया जाएगा किस तरह से घटना घटी है, कितने लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। सीसीएल के अंदर में ही अवैध उत्खनन का मामला लगा है। अवैध उत्खनन एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि इससे पर्यावरण और अवैध कारोबारियों के निर्देश पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। आवश्यकता है इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए और लोगों को अवैध उत्खनन के खतरों के प्रति जागरूक किया जाए। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ के कुजो स्थित कर्मा कुलियरी में हुआ दर्दनाक हादसा मर्माहत करने वाला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रमिकों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्वी सिंहभूम के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर पंचायत स्थित अमूल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। आग की सूचना पर अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना की वजह की जांच की जा रही है। धनबाद के राजगंज इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। समाजसेवी शांतनु चंद्रा ने बताया कि सुबह के समय ये दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। राजगंज के पास उनकी कार पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। ये दोनों युवक 2 बड़े व्यवसायियों के पुत्र थे। दोनों कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और शुक्रवार को ही धनबाद लौटे थे। जीटी रोड धनबाद राजगंज के पास में घटित हुई है। जैसा कि परिवार वाले लोगों का कहना है कि सुबह में उनके पास में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचित किया गया कि उनके दोनों पुत्र की जो है मृत्यु एक i20 कार में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई है। तत्पश्चात उनके जो परिजन है उन्होंने माननीय विधायक राज सिन्हा और हम सूचित किया और हम लोगों ने आकर के यहाँ पे देखा कि सही में ये काफ़ी बहुत बड़ी और दुखद घटना मानी जा रही है। पीआईबी रांची द्वारा आज खूंटी समाहरणालय सभागार में विकसित भारत में छोटे शहरों के लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व विषय पर वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित हुआ। खूंटी समाहरणालय सभागार में पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से विकसित भारत मिशन में छोटे शहरों के लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व विषय पर वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले की उपायुक्त आर रोनीटा शामिल हुई। उन्होंने सखी मंडल से जुड़ी दीदियों के व्यवसाय को प्रोत्साहित किया। और जो भी सरकार की तरफ जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसका जानकारी आपको भी उपलब्ध कराने का उद्देश्य। इस दौरान नई दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ी कंसल्टिंग एक्सपर्ट मल्लिका पांडे ने झारखंड समेत खूंटी के छोटे उद्यमियों की जानकारियां साझा की। पुराने जमाने में हम साइन करवाते थे, वो करवाने की भी जरूरत नहीं है। आपका सेल्फ अटेस्टेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो आपको कहीं नहीं जाना,
15 मिनट में अपने पूरे कागज अपलोड करने हैं, सब कुछ आपका आ जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है, तभी भी लोग अभी तक ये चीज नहीं कर पाए हैं। तो आप पत्रकार जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि आप हर एक एमएसएमई को प्रमोट करिए। पीआईबी पटना से ऑनलाइन जुड़े NURSL के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय मयंक ने छोटे उद्यमियों को बिजनेस पोर्टल पर पंजीकरण करने पर बल दिया। श्री मयंक ने CSR फंड से संचालित योजनाओं और MSME के ग्रासरूट पर आने वाले समस्याओं और समाधान पर प्रकाश डाला। का कार्यक्रम जो था बेसिकली MSME जितने लघु उद्योग हैं उनके ऊपर। पीआईबी रांची के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा ने मौके पर मौजूद लोगों को विषय से अवगत कराया। ये आपका बेसिकली MSME का आधार कार्ड है। अगर आप इससे नहीं जुड़ेंगे तो आपकी एक पहचान नहीं स्थापित होगी। जैसे आप जुड़ जाते हैं पोर्टल से, तो फिर उसके बाद आपके लिए और भी रास्ते खुल जाते हैं सरकारी योजनाओं के लिए, और योजना ना मिले तो उसके लिए शिकायत करने के लिए। वार्तालाप कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, NGO के प्रतिनिधि और स्थानीय पत्रकार शामिल थे। DD न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में कल राज्य भर में परंपरागत तरीके से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज नौमी का जुलूस निकलेगा। वहीं कल भी जुलूस का आयोजन होगा। मुहर्रम के मद्देनज़र राजधानी रांची समेत राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची में विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च भी हुआ और लोगों से भाईचारे के माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की गई। मुहर्रम को लेकर अखाड़ों को पुलिस प्रशासन की ओर से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि राजधानी में बिजली काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। ताजियों की ऊंचाई 4 मीटर तक रखने की हिदायत दी गई है। असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला यात्रा अब समापन की ओर है। कल घुड़ती रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे। इधर रथ यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां आयोजन हो रहा है। मेला परिसर में तरह तरह के झूले, फुटपाथी दुकान और मनोरंजन की चीजें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जाएगा। जिस स्थान पर ड्राई बोर हो गया है उस स्थान पर नई बोरिंग की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि बीते वर्ष जिले में 3,440 चापाकल लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 3,208 चापाकल लगाए गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बेंगाबाद के ओझा डोह पावर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पावर प्लांट से बिजली मिलने पर शीघ्र ही जल मीनार से जलापूर्ति शुरू होगी। हम लोग को पता है उसका एक एस्टिमेट, क्योंकि कुछ जो पुरानी योजना है उसका एस्टिमेट बन के विभाग में गया है और वो इस महीने या इस महीने के लास्ट तक सैंक्शन हो जाएगा। तो उसमें हम लोग उसका रिनोवेशन और रेट्रोफिटिंग का जो वर्क्स है वो वापस करेंगे, तब वो पूर्ण तरीके से आएगा। हिसाब में मैंने देखा, जैसा कि बैठक का प्रोसीडिंग में मैंने देखा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज उठाए गए हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बोले हैं, वीडियोज़ को। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्य भर में पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी उत्साह चरम पर दिखा। जमशेदपुर में पार्टी के जिला अध्यक्ष ललन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ 1 क्विंटल लड्डू बांटे। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के हाथों, और आज हमारा पूरा देश में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़ा मतलब पटना में तो बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी शिरकत कर रहे हैं। और यह राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, जिस सोच से लालू यादव ने इस पार्टी की नींव रखी थी, गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, मजदूर, सबका हित की पार्टी। झारखंड में मनरेगा क्रियान्वयन की स्थिति ठीक नहीं है। लिपटेक इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा में पंजीकरण कराने वाले परिवारों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन रोजगार घटा है। सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने बताया कि राज्य के 24 में से 20 जिलों में इस योजना के तहत मानव दिवस में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में मशीनों के इस्तेमाल की वजह से मजदूर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। करने का काम कराने का ताकत है। बोले पर्सनली उसको मनरेगा का काम नहीं भी करना है तो भी मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा लिए हैं और एक एसेट्स मिलने का मतलब 4 लाख रुपये का कुआं मिल गया। और अगर हम पूरे साल मजदूरी करेंगे तो 100 दिन में कितना होगा? 272 भी अगर मिला और 100 दिन का काम मिला तो भी कितना होगा? 27,000। तो इसलिए इंडिविजुअल एसेट्स पे ज़्यादा जोर दे रहा है। जहाँ पे मिडिल मैन काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअल एसेट्स ज़्यादा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक नागेंद्र महतो समेत अन्य लोगों ने धनबाद के चिचाकी स्टेशन पर हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया। ट्रेन के ठहराव से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। मौके पर धनबाद रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक मोहम्मद इकबाल समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के कार्यकारिणी निकाय की बैठक हुई। इस जिले में पर्यटन विकास की दिशा में अनेक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में जिले के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्राक्कलन तैयार करने, पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर साइनेज लगाने पर सहमति बनी। कोडरमा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज ने ईवीएम वेयरहाउस का बाह्य निरीक्षण कर वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और भौतिक संरचना के विस्तार की समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को ईवीएम की सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गोड्डा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय CSR बैठक आयोजित हुई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। इस दौरान औद्योगिक इकाइयों की सक्रिय भागीदारी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। गोड्डा की उपायुक्त अंजलि यादव ने समाहरणालय सभागार में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार की उपस्थिति में ACL संबंधी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से ACL प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ACL के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। पलामू जिला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त समीरा S ने जिला सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में निजी अंगरक्षक उपलब्ध कराने संबंधी आवेदनों की जानकारी ली। आवेदनों के आधार पर निःशुल्क, सशुल्क निजी अंगरक्षक उपलब्ध कराने के लिए समिति के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प है। सहयोग, विश्वास और सहभागिता की इस शक्ति को आधार बनाकर उन्होंने सभी से समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। सरायकेला पुलिस ने मुहर्रम पर्व के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। पुलिस बल के जवानों ने भीड़ नियंत्रण, उपद्रवियों से निपटने और एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। और अब मौसम समाचार। राज्य के कई क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और पलामू समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 8 जुलाई से बारिश में कमी आने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में सर्वाधिक 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी आज रुक रुक कर बारिश हुई। देखने को मिल सकती है। अगर भारी बारिश येलो अलर्ट की बात करें तो रांची, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, चतरा, लातेहार, पलामू, तो इन इलाकों में हम लोगों को भारी बारिश देखने को आज में मिल सकती है। अगर कल की बात करें तो कल में जो
साउथ वेस्ट झारखंड का जो इलाका है वहाँ भारी पे बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है, जिसमें खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम वाला जो इलाका है वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है। साथ में जो हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उससे सटे हुए जो सेंट्रल का इलाका है वहाँ पे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू वाला जो एरिया है, लोहरदगा, वहाँ पे हम लोगों को भारी बारिश देखने को। राज्य भर के कई जिलों समेत जमशेदपुर में बीते 10 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चों और मजदूरों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। वह खेतों में पानी भरने के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। जमशेदपुर में बीते 10 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जहां एक और स्कूली बच्चों और मजदूरों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं खेतों में पानी भरने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिन पहले सब्जी था आपको 20 रुपया 30 रुपया से बहुत जोर से 40 रुपया किलो। अभी पानी जिस दिन से बुढ़िया से पानी हुआ उस समय से अभी अचानक भाग गया, सब्जी का रेट 180 तक पहुँचा हुआ। मान लीजिए 50 किलो सब्जी खरीद उसमें आधा से ज़्यादा टूटा फूटा ये निकल जाता है, कुछ सड़ा गला निकल जाता है, तो इसमें हमको भी परेशानी बेचने में। बारिश का खासा प्रभाव लोगों के पॉकेट पर पड़ा है। सब्जी खरीदने के लिए बाजार पहुंचे ग्राहकों ने कहा कि बारिश के पहले जहां वे थोक भाव में सब्जियां खरीदते थे, वहीं अब अच्छे दाम देने पर भी बेहतर सब्जियां नहीं मिल रही हैं। भिंडी का 60 रुपये किलो बोल रहा है और पटल का 40 रुपये किलो। पटल तो पहले 30 मिलता था, 40 है तो 10 रुपया बढ़ा है। भिंडी 30 रुपये किलो था, अभी 60 रुपये किलो। 50 रुपया ये डाठा पाव 50 रुपया। और गाजर लिए, गाजर भी 60 रुपया। तो लेने लायक हम लोग का लायक नहीं है बहुत। हम लोग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सहकार से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में पहले सहकारी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। रामगढ़ में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की मौत, 3 घायल। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना, अधिकारियों ने किया मुआयना। मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आज निकलेगा नौमी का जुलूस। रांची में घुरती रथ यात्रा कल। भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर में होगी वापसी। और आज और कल जमशेदपुर, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और पलामू समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 जुलाई से बारिश में कमी आने के आसार।